मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि रॉकी माउंटेन्स नाम की जगह को दिखाया जाता है, जो कि 7,740 फीट की ऊंचाई पर है। यहीं पर एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम था हंटर। हंटर अकेले ही एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है और दूर इलाके में कुछ देखने का की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जिससे हंटर काफ़ी डर जाता है और जल्दी-जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि कोई तेज़ी से इसकी तरफ भाग रहा है और यहाँ पर हम क्रिएचर्स की हल्की सी झलक देखते हैं। हंटर अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से इस व्हाइट लाइन के अंदर आ जाता है। ये व्हाइट लाइन एक लक्ष्मण रेखा की तरह थी, जिसके अंदर आते ही क्रिएचर्स हंटर से दूर हो जाता है और इस तरह हंटर बच जाता है। इस लाइन को इसलिए बनाया गया था ताकि पता चल सके कि 8,000 फीट की ऊंचाई लग चुकी है और क्रिएचर्स 8 फीट की ऊंचाई पर आ नहीं पाते हैं। इसके बाद हम 8,407 फीट की ऊंचाई पर बसे उसे लॉस्ट गल्च रिफ्यूज एरिया को देखते हैं, जहां महज 190 लोग ही रहते हैं और इनमें एक परिवार हंटर का भी था जिसमें सिर्फ उसके डेड विल थे। विल हंटर को उसकी गलती पर समझाते हुए कहता है कि तुम्हें 800 फीट वाली लाइफलाइन के लंग्स में प्रॉब्लम होने से तुम्हारी जान भी जा सकती है और मैं अब तुम्हारी माँ के बाद तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद हम विल को एक लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम था केटी। केटी विल की वाइफ तारा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। विल केटी को बताता है कि आज हंटर लाइफलाइन क्रॉस करके एल्बा फायर रोड देखने के लिए गया था। यहीं पर आखिरी बार हंटर ने अपनी माँ को भी देखा था। विल हंटर को उसकी सेफ्टी के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रखना चाहता था, लेकिन केटी उसे समझाती है कि ये इलाका उसके लिए झील जैसा है। वो इस पूरे इलाके में इकलौता बच्चा है। इस पर विल कहता है कि हम अटैक के 3 साल बाद भी आज जिंदा हैं और हंटर को भी जिंदा रहने के लिए रूल्स फॉलो करने ही होंगे। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम था नीना। ये बुलेट्स निकालकर एक शील्ड पर लगातार फायर करती रहती है, लेकिन इस शील्ड पर ज़रा भी असर नहीं होता क्योंकि यह शील्ड असल में उन क्रीचर्स की स्किन थी जो काफ़ी मजबूत थी। इसी रात हंटर की तबीयत बिगड़ जाती है और इसे ब्रीदिंग खराब होने की वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन सही टाइम पर विल हंटर को संभाल लेता है और फिल्टर को तुरंत चेंज करता है। विल इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और मैप में बोल्डर जगह को देखने लगता है और यहाँ जाने का फैसला करता है क्योंकि हंटर के सभी फिल्टर्स खराब हो चुके थे और सिर्फ आखिरी ही हंटर यूज़ कर रहा था। इसलिए बोल्डर के हॉस्पिटल से उन फिल्टर्स को लाना बहुत ज़रूरी था, पर हंटर विल को वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि इसी तरह उसकी माँ भी छोड़कर चली गई थी। पर विल इसे वापस आने का प्रॉमिस करता है। इसी सिलसिले में विल नीना से बात करने जाता है, लेकिन नीना कहती है कि मैं सभी रास्ते अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई भी ऐसा रूट नहीं है जो तुम्हें 8,000 फीट से हर वक्त ऊंचा रखे, और जैसे तुम 8,000 फीट से नीचे गए और तुमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, वो क्रिएचर्स तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें मार देंगे। क्योंकि तुम्हारा उन्हें मारना नामुमकिन है, इसीलिए बोल्डर जाने में काफ़ी खतरा है। क्यूली राज़ी हो जाती है। विल की वाइफ जब मरी तो उस समय वो तारा के साथ ही थी। विल नीना को कोलंबिया माइंस के रास्ते चलने के लिए कहता है। ये रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर जाता था। नीना विल से कहती है कि वो माइंस की तरह का जाल है, अगर हम वो नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये किसी तरह बोल्डर हॉस्पिटल तक पहुंच भी गए तो बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये हॉस्पिटल 8,000 फीट से नीचे था। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए विल हर रिस्क को उठाने के लिए रेडी था और बॉर्डर जाने की ठान लेता है। जब विल की फ्रेंड कैटी को विल का प्लान मालूम पड़ता है तो वो भी इसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। हालांकि विल इसे काफ़ी मना करता है, पर यह विल की बात नहीं मानती क्योंकि कैटी जानती थी कि इन्हें एक न एक दिन क्रीचर्स का सामना करना होगा, तो क्यों ना अभी कर लिया जाए। रास्ते में नीना कैटी से मिलती है और पूछती है कि तुम उन क्रिएचर्स को कैसे हराओगी, उन पर बुलेट्स काम नहीं करती है, अब तो हम वहां पहुंचकर मर नहीं वाले हैं। ये सुनकर कैटी समझ जाती है कि नीना भी हमारे साथ जाने वाली है। इसके बाद विल, नीना और कैटी इसकी एरिया की मदद से क्रिएचर के सबसे खतरनाक इलाकों को पार करने का फैसला करते हैं। अब ये तीनों अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं
और नीना अपने ट्रैकर के बारे में बताती हुई कहती है कि ये इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैच करता है, क्योंकि जो क्रिएचर्स हैं जिनका नाम रिपर्स है, ये बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो कि बाकी जानवरों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। इसके बाद ये लोग एल्बा फायर रोड पर पहुंच जाते हैं, जहां से 800 फीट के नीचे का रास्ता शुरू होने वाला था। नीचे बढ़ते ही इन्हें घोड़ों का झुंड दिखाई देता है। ये देखकर तीनों समझ जाते हैं कि इन क्रिएचर से सिर्फ इंसानों को ही खतरा है। इसके बाद ये तीनों इसकी एरिया जाते हैं जिसकी ऊंचाई थी 7620 फीट। यहाँ विल कहता है कि जो ऊंची वाली चोटी है वो 8000 फीट की ऊंचाई पर है और हम ये रास्ता इसकी के ज़रिए जल्दी पूरा कर सकते हैं। लेकिन तभी नीना को ट्रैकर की मदद से पता चलता है कि एक रीपर इनकी तरफ आ रहा है और जंगल में ने रीपर दिखाई भी देता है। इसीलिए ये लोग लाइफलाइन की तरफ जाने लगते हैं। केटी रीपर पर कई अटैक करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये देखकर ये तीनों जल्दी से इसकी से लाइफलाइन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीपर इसकी को नुकसान पहुंचाता है। पर इनकी किस्मत अच्छी है कि ये तीनों फिर भी 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पर रीपर अभी भी इसी लाइन के सामने मौजूद होते हैं। आज रात ये तीनों एक रिजॉर्ट में रुकने का फैसला करते हैं और नीना इन लोगों को बताती है कि 3 साल तक रिसर्च करने के बाद मुझे ये तो कंफर्म है कि ये प्रेडेटर्स नहीं हैं, क्योंकि प्रेडेटर्स दूसरों की जान अपना पेट भरने के लिए ले लेते हैं, लेकिन ये रीपर सिर्फ मारते हैं, खाते नहीं। इसलिए इन्होंने बाहर निकलते ही 95% से ज़्यादा आबादी को ख़त्म कर दिया, लेकिन खाया नहीं कोई तो ऐसी चीज़ है जो इन्हें पावर देती है। जब विल अकेला बैठा होता है तो वो अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें विल तारा को नीना के साथ बोल्डर के लैब में जाने से मना कर रहा था, क्योंकि विल का मानना था कि नीना दुनिया के पहले रीपर को मारकर पॉपुलर होना चाहती है। लेकिन तारा दुनिया को बचाने के लिए ये कदम उठाती है और नीना के साथ लैब चली जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहाँ ये तीनों 8092 फीट पर बनी कोलोबिया माइंस में पहुंच जाते हैं। विल इन्हें बताता है कि हमें सीढ़ियों की मदद से लेवल 8 पर जाना होगा, वहीं से हम 8023 फीट की दूसरी साइड पर पहुंच पाएंगे और फिर वहां से 19 किलोमीटर दूर बोल्डर आ जाएगा। ये सब सुनने के बाद नीना विल से पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि लाइंस 8000 फीट से कम नहीं है, क्योंकि माइंस की टनल सीधी नहीं होती है, ना ही एक हाइट पर बनी होती है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि हम सेफ लाइन से नीचे नहीं जाएंगे। विल अपना फार्मूला बताता है, लेकिन नीना की बात सही होती है। नीना कहती है कि वो ज़मीन के नीचे से आए हैं, इसलिए वो किसी भी अंडरलाइन एरिया में हो सकते हैं जहां रीपर इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। रीपर इंसानों को अंधेरे में देख भी सकते हैं और इनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को स्मेल कर इन्हें ढूंढ भी सकते हैं, इसलिए इनका फंसना तय था। लेकिन इस टनल के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए ये लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग टनल में अंदर जाते हैं तो इन्हें टनल कुछ दूरी पर बंद मिलती है। ये देखकर भी लेवल 7 से जान और अब तीनों लगते हैं लेवल 7 माइंस के लिए निकल जाते हैं और सीढ़ियों की मदद से नीचे आते हैं। लेकिन यहाँ पहुँचते ही इन्हें एहसास होता है कि रीपर ने इन्हें देख लिया है, इसलिए ये जल्दी से अपनी टॉर्च लाइट को बंद करते हैं और तभी इन्हें एक भयानक ये तीनों जल्दी से वहाँ फ्लेयर के धुएं से रीपर को धोखा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में दूसरा रीपर कैटी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और फिर ये दोनों माइन से निकलकर आज रात एक टूटे हुए घर में बिताते हैं। डिनर के वक्त नीना विल से कहती है लैब में खास केमिकल है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्यूबिक वर्जन है, हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो रीपर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और उनके शरीर में किसी तरह का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। लेकिन अगर उस केमिकल की बुलेट पर लेप लगाकर रीपर्स पर उससे अटैक किया जाए तो इससे 1 मिलियन वाट का रिएक्शन होगा और अनकंट्रोलेबल इंटरनल कंबशन के कारण उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन ये आइडिया विल को कुछ खास पसंद नहीं आता और अगले दिन दोनों बोल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां विल को 5th फ्लोर पर फिल्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन तभी रीपर इन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर में भर में बोल्डर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैंने उसे फोर्स नहीं किया। अपने एक्सपेरिमेंट्स में जब नीना रीपर की शील्ड पर हमला करती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए नीना विल को हंटर के लिए यहाँ से जाने को कहती है और ख़ुद रिसर्च में लग जाती है। इधर
इधर विल की रास्ते में कार पंक्चर हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ एक रीपर नीना के पास आ जाता है और नीना कोबार्ड का ले बुलेट पर लगाकर उसे शूट कर देती है और ये मारा जाता है, मिल पाता है और फिर सभी लोग रीपर्स को ख़त्म करने के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।